हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि ये सीरीज चल रहा है तो आप लोग सीक्वेंस में कृपया देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके पहले मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ाया था और इसके पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम मतलब कि पहले हम लोग सेंटर को समाप्त करके अब स्टेट में आ चुके हैं। तो स्टेट में जो भी है वो सीक्वेंस से चल रही है। तो पहले मैंने राज्यपाल को पढ़ा दिया आपको, उसके बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लिया, उसमें विधान परिषद, विधानसभा, तो जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट काउंसिल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद जो हमारा होगा, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम देख लेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और उसके बाद जो आने वाली टॉपिक हैं तो उसमें उसके बाद आएगा जुडिशरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा हम लोग की जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और भी बहुत सारी उसमें चीजें आएंगी। तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेंगी और वो लेक्चर बहुत ही बड़ा होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जुडिशरी में 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि जो हम कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिकों को वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहे हैं, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट एज वेल एज मैं फैक्ट भी आपको देते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब जुडिशरी हम समाप्त करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी बहुत सारी टॉपिक हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन का है, चुनाव रिफॉर्म, बहुत सारे कमेटी हैं तो उन्होंने अपना सुझाव दिया है। वोमेन्स के लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक साल आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लिए, हर एक साल क्वेश्चन आते हैं मेंस में इलेक्शन से रिलेटेड कि इलेक्शन में क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आगे भी आएंगे, तो ये आपको जानना जरूरी हो जाएगा। तो अब मैं कमेटी के बारे में बताऊंगा, कौन सी कमेटी क्या सुझाव दी है और क्या क्या मुद्दे हैं इलेक्शन से रिलेटेड। तो उसमें ईवीएम वगैरह के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा, तो वो सब चीजें हम देखेंगे उसमें। तो उसमें भी काफी सारी टाइम में लगेंगी। और उसके बाद मैं आऊंगा पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो उसमें पंचायत का स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ेंगे, पंचायत की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और उसमें जो पैसा एक्ट है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अभी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम आएंगे जो यूपीएससी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मेन से रिलेटेड, और जो छोटी छोटी टॉपिक हैं, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूची 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे, पैसा एक्ट के बारे में। तो ये सब चीजें चलेंगी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग सीक्वेंस से देखते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में। और बहुत सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप जब सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है ये है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि आज हम यूटी के बारे में देखेंगे। तो यूनियन टेरिटरी इसे हम बोलते हैं, और ये भाग 8 में है। तो भाग भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस भाग में कौन सी चीजें हैं। तो जब आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो ये बिल्कुल डायरेक्टली रहता है कि कौन से भाग से है। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन भाग से पूछे जाते हैं। तो कितना बार ये पूछ दिया गया है कि फंडामेंटल राइट कितने भाग में है और डीपीएसपी कितने भाग में है, और ये जो आर्टिकल है ये कौन से भाग में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और आर्टिकल इसमें 239 से लेके 241 तक देखना है। इसी में आपको पता चलता है यूनियन टेरिटरी के बारे में, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो अब इसको हम देख लेंगे और इसमें क्या क्या प्रोविजन है ये देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आर्टिकल जो 1 था, तो इसमें ही बताया गया था राज्य क्षेत्र के बारे में, डिफाइन किया गया है कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट वगैरह। तो ये सब काफी आर्टिकल 1 में ये सब चीजें लिखी गई हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र आएगा भारत में। तो आर्टिकल 1 में है, पहला तो है राज्य और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहीं से केंद्र शासित प्रदेश मिलता है भारत को। तो आर्टिकल 1 से ही पता चलता है इसमें। और तीसरा इसमें बोला गया है कि अर्जित राष्ट्र, मतलब अर्जित एरिया, कि जैसे कि मान लीजिए कोई भारत सरकार नया एरिया ऑक्युपाई कर लेता है तो वो भी आर्टिकल 1 में जोड़ना पड़ेगा इनको। तो वो भी हमारे भारत के टेरिटरी में ही आएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 चीजें यहाँ पे बताई गई है, एक तो राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 1 में, और तीसरा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी वो किसी एरिया को ऑक्युपाइड करती है, वो भी क्षेत्र आएगा हमारे राज्य क्षेत्र। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो इनका सारा चीज देखभाल केंद्र सरकार करती है। तो जब हम इनका इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि आखिर में क्यों इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो आपको काफी अच्छे से पता चलेगा इसमें। और ब्रिटिश शासन काल में 1974 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन अभी है, ये प्रोविजन हमेशा से ही है। तो उस टाइम उतना जो चीजें होती थी तो लिखित नहीं होती थी, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ज्यादा
अधिकतर चीजें लिखित होने लगी, तो ये सब चीजें से ज्यादा पता चलता है। तो उस वजह से हम लोग ब्रिटिश का हिस्ट्री मतलब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीजें लिखी हुई मिली। तो 1874 है, तो उसमें भी अनुसूचित जिले थे, तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन जिलों को अनुसूचित किया गया था उस टाइम। तो वो चीजें उस टाइम भी थी। और स्वतंत्रता के बाद जो गौ थे, मतलब स्वतंत्रता के बाद राज्य को श्रेणी में बांटा गया था। तो कुछ गौ श्रेणी जिसे हम सी बोलते हैं, और एक श्रेणी थी बी। तो 3-4 श्रेणियां थी उस टाइम, राज्यों को इम्पोर्टेंस के एरिया और ये सब चीजें पर बांटा गया था। तो उसमें जो गौ और घ राज्य की श्रेणियां थी उसमें ये थे अनुसूचित क्षेत्र। 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या किया गया कि गौ कैटेगरी के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इन्हें यूटी के रूप में गठित कर दिया। तो जो ये राज्य थे इसमें तो इनको पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में, 7वां अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा इनको यूटी बना दिया गया। तो जो प्रोविजन पहले भी थे तो उनको शेड्यूल एरिया में रखा गया था, जिसको गवर्नर सीधे कंट्रोल करता था। तो पहले भी वैसे क्षेत्र थे, उनको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्योंकि अब जो पहले काम गवर्नर करता था वो अब केंद्र सरकार करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए ये बना दिया गया कि अब सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखेगी। और कुछ यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तो इन लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। तो ये समझ लीजिए कि यूटी भी स्टेट बन सकती है जब वो जो सिनेरियो है अभी अगर वो सॉल्व हो जाए, जैसे कि जिस वजह से उनको बनाया गया है वो वजह सॉल्व हो जाए, तो उनको फिर से स्टेट बना दिया जाता है। तो जो पहले पूर्वी कितने राज्य थे तो उनको अब यूटी से स्टेट बना दिया गया है, क्योंकि अब वो पहले इलाका बहुत ज्यादा अशांत रहता था, लेकिन अब अशांति कम है, इस वजह से उनको स्टेट बना दिया गया है और पावर दे दिया गया है। वो अपने अनुसार लॉ वगैरह बना सकते हैं, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन अगर यूटी से स्टेट बनाना हो तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। तो जैसा कि वहाँ पे राज्य में जब नाम बाउंड्री वगैरह चेंज किया जाता था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता था। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर यूटी से स्टेट बनाया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही होगा। तो ये चीज मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। तो आप लोग बस सीक्वेंस से वीडियो को देखते हैं। और पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली, फ्रांसीसियों से लिए गए क्षेत्र पुदुचेरी यूटी बनाए गए हैं। तो अभी हम जब इनका देखेंगे कि बनाने का कारण है, तो इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि जब उनसे ये क्षेत्र लिए गए पुर्तगाल से, तो गोवा, दमन, दीव ये सब दादर नगर हवेली उनके कब्जे में थे, और फ्रांसीसियों के कब्जे में पुदुचेरी थी। तो इनको यूटी बना दिया गया, क्योंकि यूटी बना दिया गया कि अगर इनको ऑटोनोमस दिया जाता वहां पे, तो अब वहां के लोग जो पुर्तगाल के थे और फ्रांसीसी लोग भी वहां रहते थे। गोवा में अभी भी पुर्तगाली लोग बहुत हैं, तो बहुत सारे विदेशी रहते हैं। तो उस वजह से उस यूटी बनाया गया, ताकि वहां के लोग होंगे तो फिर से सेपरेशन का मतलब फिर से, अब पुर्तगाल जो छोड़ के गया तो जो वहां के पुर्तगाली लोग थे, मतलब वहां जो पुर्तगाल के लोग वहां रहते थे गोवा में, तो वो आज उस टाइम भी बोलते थे कि हमें 2 नागरिकता दो, एक तो गोवा की दे दो मतलब भारत की, और दूसरी हमें पुर्तगाल की भी रहने दो। तो ऐसे ऐसे मांग हो रहे थे वहां पे। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस वजह से यूटी बनाया गया। और वहां पे कुछ केंद्र सरकार अभी भी गोवा वगैरह में देखते हैं कि जो 1 जनवरी होता है तो बहुत दिन तक वहां पे देशभक्ति जगाने के लिए कार्यक्रम चलते रहता है, क्योंकि अभी भी लोगों को मतलब देश से ना जुड़ाव का मन में रहता है। तो ये जुड़ाव पैदा करने के लिए वहां पे बहुत सारे फंक्शन वगैरह अभी भी कराए जाते हैं, और पहले तो सेंटर ही देखती थी तो ये सब चीजें वहां पे करती थी, ताकि उन लोग भारत देश से जुड़ाव हो सके। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया। और फ्रांसीसी जो पुदुचेरी था तो उसमें फ्रांसीसी लोग थे, तो इस वजह से यूटी बनाया गया। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को भारत के बारे में समझ में आने लगा, वो समझने लगे कि भारत हमारा देश है, समझने लगे, तो यहाँ पे ये हुआ कि उनको स्टेट बना दिया गया। ठीक है, वो अपना मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली बनाओ, अपना लॉ वगैरह बना के चलाओ, ये कर दिया गया वहां पे। तो अब हम देख लेते हैं कि यूटी बनाने के आखिर में कारण क्या होते हैं। तो यहाँ से आपको काफी ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा सब। सामरिक महत्व के लिए, तो जैसे कि अंडमान है, निकोबार, लक्षद्वीप, तो ये सामरिक महत्व मतलब कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे देश के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है तो आप देखते रहते हैं कि चाइना की हमेशा से नजर रहती है उस पे। लक्षद्वीप है तो ये भी हमारे इलाके से काफी दूर है।
तो हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है उससे दूर है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो इस वजह से अब वो पूरा हिंद महासागर में कंट्रोल करने के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। तो इस वजह से वो राज्य बनाना ठीक नहीं है। राज्य बनाने से मतलब है कि कभी मान लीजिए कि अलगाव की भी भावना आ सकती है, क्योंकि वो हमारे एरिया से काफी दूर है और कोई देश उसको प्रभावित भी कर सकता है। तो इस वजह से वो सेंटर के कब्जे में रहेगा और सेंटर के देख रेख में रहेगा तो जरूरी रहेगा, क्योंकि मेनली जो रक्षा का विषय होता है वो सेंटर के पास होता है। और हमारे कई सारे सैनिक बेस भी है वहाँ पे, 9 सैनिक बेस हैं, एयरफोर्स, नेवी, तो ये लोग वहाँ पे हम अपने बेस बना के रखे हैं, क्योंकि कभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से हम बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से वो काफी सामरिक महत्व का हमारा इलाका है। इस वजह से उसको यूटी बनाया गया ताकि सेंटर उसकी देखभाल कर सके। और वहाँ के जो ट्राइब हैं वो काफी सेंसिटिव है, तो इस वजह से भी वो बनाया गया है ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। तो अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा भी हुआ था कि अमेरिका के एक पत्रकार थे, तो वहाँ पे गए थे अंडमान निकोबार के पास, तो उनको वहाँ के ट्राइबल मार के मतलब उनको जान से मार दिए थे। तो ये भी मुद्दा काफी न्यूज में था उस टाइम। तो इस वजह से वो काफी सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से उसको केंद्र देखता है। और राजनीतिक और प्रशासनिक के वजह से भी उनको यूटी बनाया जाता है। तो जो चंडीगढ़ है तो वो ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में इसको लेके लड़ाई है, आपको पता है कि चंडीगढ़ को लेके, तो इस वजह से उसको सेंटर अपने हाथ में रख दिया है और बोला है कि आप लोग दोनों लोग यहाँ पे अपना राजधानी रख सकते हैं और दोनों लोग आप लोग चलिए, लेकिन मेनली जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जो आप लोगों को अपना राजधानी वगैरह करना है वो करके अपना काम करिए, लेकिन मेनली विवाद की वजह से वो सेंटर अपने हाथ में रखा है उसको। और इसमें अगला कारण है दूसरे देशों की नजर हो सकती है। तो पहले जो 7 सिस्टर हम जिसको बोलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, तो उसको पहले यूटी बनाया गया था क्योंकि पहले चाइना की नजर थी उनपे। तो इस वजह से चाइना उनको जो हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर जो हमारा वहाँ पे है सिलीगुड़ी के पास, सिक्किम के थोड़ा सा पास ही में पड़ता है, तो वहाँ पे माना जाता था कि कभी भी वहाँ से कनेक्शन हमारा तोड़ सकता है वो 7 सिस्टर जो हमारे राज्य है उनका, और पूरा वो उसके अंडर में जा सकता है। तो इस वजह से, और वहाँ पे जो थी कि वहाँ अशांत एरिया था, तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट थे तो वो काफी दिनों तक अशांत रहे हैं, ये आपको पता है। अभी भी वहाँ पे नक्सलाइट वगैरह का हमला होते रहता है। तो अभी हमेशा आप सुनते हैं न्यूज में रहता है कि कितने सारे हमारे सैनिक मर जाते हैं वहाँ पे, जो सेंट्रल पुलिस होती है मतलब गृह मंत्रालय के अंदर में, तो वो काफी सारे वहाँ पे सैनिक मरते रहते हैं। तो वो काफी अशांत एरिया थी, जब आजादी मिली थी तो उस टाइम तो बहुत अशांत एरिया था वो, और चाइना की नजर भी थी उस पे। तो इस वजह से उसको सेंटर के हाथ में यूटी बनाया गया था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो एरिया स्टेबल होते गया धीरे धीरे, तो इस वजह से हुआ क्या कि अब उनको आप देखेंगे अभी कि धीरे धीरे स्टेट बनाया गया सेंटर द्वारा। तो वो जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कि कब कौन सा स्टेट क्रिएट हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसको स्टेट बनाया गया और हमारे वहाँ पे जो थे कि काफी हम अपना डेवलप कर लिए इलाके को, तो रोड वगैरह अभी भी बन रहे हैं और बना भी लिए गए उस टाइम तक कि हमारे सैनिक कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा खतरा भी कम हुआ चाइना से, तो इस वजह से हमने उनको फिर यूटी से स्टेट बना दिए। तो ये रीजन रहते हैं। और अनुसूचित लोगों की विशेष वार्ता की देखभाल होती है। तो अब मान लीजिए कि उस इलाके को भी अनुसूची मतलब यूटी बना दिया जाता है कि जहाँ पे स्पेशल देखभाल की जरूरत है उन लोगों को, काफी उनका कल्चर सेंसिटिव है। तो अब इतिहास में जब आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब अंग्रेज आए तो बहुत सारे विद्रोह हुए, हर एक एरिया में विद्रोह होते थे। तो यही सब को लेके विद्रोह होता था क्योंकि अंग्रेज उनके इलाके में दखल अंदाजी करते थे, तो इस वजह से ज्यादा विद्रोह होते थे। तो इसी वजह से इनको सेंटर को दिया गया है ताकि सेंटर उनको अच्छे से समझ के और उनके अनुसार वहाँ का शासन प्रशासन चलाया जा सके। तो वो काफी सेंसिटिव एरिया होते हैं और उसका प्रोविजन भी अलग है चलाने का। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको नीचे, तो आपको पता चलेगा। और छठा कारण है इसमें कि सांस्कृतिक है। पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, तो ऊपर मैंने बताया भी आपको कि ये जो पुर्तगाल से गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली ये सब को हम लिए थे। तो अब वहाँ के लोग अभी भी वहाँ थे। अब मान लीजिए वहाँ के तो प्रशासन हमें मिल गया, लेकिन वहाँ के लोग को तो हम नहीं भगा दिए। लोग तो अभी भी हैं और पहले भी थे, पहले तो ज्यादा ही थे। तो इस वजह से वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे, तो अब ज्यादा हेल मेल थी वहाँ पे लोगों को पुर्तगाल से, तो उनको भी
पुर्तगाली फीलिंग आ सकती थी। तो ये सब सांस्कृतिक चीजें देख के फ्रांसीसियों की भी थी, जो पुडुचेरी फ्रांसीसी के कब्जे में थी, तो इस वजह से सांस्कृतिक के वजह से वहां पे भी हमने यूटी बना रखा था उसको। तो लेकिन जब जैसे आजाद हुआ देश, उसके बाद धीरे धीरे उनको हम अपने देश के बारे में बताते गए। बहुत सारे वहां पे इवेंट होते हैं जिसमें देशभक्ति मेनली जगाया जाता है। तो आप हमेशा अभी भी सुनते होंगे कि 1 जनवरी वगैरह को काफी गोवा में बहुत दिनों तक मनाया जाता है वहां पे इवेंट को, इस वजह से कि क्योंकि उन लोगों को देशभक्ति है, वो समझ सके कि वो भारत के नागरिक, इस वजह से। तो इन सब वजहों से यूटी बनाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोविजन क्या है हमारे। अब इसमें होता है कि प्रत्येक का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। तो मेनली अब सीओएम के कहने पे राष्ट्रपति काम करते हैं और राष्ट्रपति ही उनके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर। तो अब राष्ट्रपति कोई भी काम सीओएम के कहने पे ही करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो वो एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं हर एक यूटी में, और प्रेसिडेंट इसे पद नाम दे सकते हैं। अब जो ये प्रशासक को एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करते हैं उसको नाम कोई दे सकते हैं। तो अब उनको नाम देखिए क्या दिया जाता है, कहीं उपराज्यपाल बोला जाता है, कहीं मुख्य आयुक्त बोला जाता है, कहीं प्रशासक बोला जाता है। तो अब वेरी टू वेरी यूटी करेगा, मतलब ये नहीं है कि हर एक जगह एक ही नाम रहेगा, कहीं कहीं कोई भी नाम से बुलाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, वो प्रशासक जो नियुक्त करेंगे उसको हर एक यूटी में अलग अलग नाम से भी बुलाया जा सकता है, और किसी किसी यूटी में सेम ही नाम हो सकता है। और राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को जो उसके पास में यूटी होगा उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो ऐसा भी प्रोविजन है कि अगर राज्यपाल है और किसी स्टेट से नजदीक है यूटी वो, तो जो राज्यपाल होंगे जिस स्टेट में नजदीक होंगे तो उनको वहां का भी प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, वो प्रेसिडेंट करेंगे राज्यपाल को। और पुडुचेरी 1963 तथा दिल्ली 1992 में विधानसभा गठित हुई। तो आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा है, तो यहाँ पे इलेक्शन होते रहते हैं हमेशा। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे विधानसभा बनाया गया है। अब दिल्ली पूरी तरह ना यूटी है ना स्टेट है, तो कुछ प्रोविजन यहाँ पे, मतलब दिल्ली में ज्यादा जनसंख्या है इस वजह से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई है। तो अभी हम देखेंगे दिल्ली के बारे में। और पुडुचेरी में भी बनाया गया है। और यूटी में संसद तीनों सूची पे कानून बना सकती है, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी में भी। तो जो संसद होती है वो हमारी जो यूटी होती है उसके तीनों सूची, जो मैंने बताया था आपको, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, और एक समावर्ती सूची है जिसपे दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो संसद है वो राज्य सूची और संघ सूची और समावर्ती सूची तीनों पे कानून बना सकती है यूटी में। तो मेनली कंट्रोल उन्हीं के पास है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और संसद यूटी में हाई कोर्ट स्थापित या फिर निकट हाई कोर्ट के अधीन कर सकते हैं। तो जो संसद होती है, तो जैसे कि निकटती राज्य के राज्यपाल को वहां का प्रशासक बनाया जा सकता है, वैसे ही अगर निकटतम राज्य हो और उसमें जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में उस यूटी को दे दिया जाता है, मतलब वो वहां का फैसला सुन सकते हैं वहां के जो हाई कोर्ट होते हैं। और एक दिल्ली ही है कि बस इसमें हाई कोर्ट है, तो ये आप ध्यान में रखिए, एक दिल्ली में ही हाई कोर्ट है, और जो कि 1966 में गठित हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि मेनली दिल्ली जो है तो इसी में स्पेशल प्रोविजन है और पुडुचेरी में। तो लेकिन दिल्ली हमेशा न्यूज में रहता है, तो आपको वही चीजें पढ़नी होगी जो न्यूज में रहती। काफी दिल्ली को लेके आपको पता भी है, खींचातानी चलते रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और अभी अमेंडमेंट भी हुआ था दिल्ली के प्रोविजन में, जो जिस वजह से दिल्ली को विधानसभा दी गई थी, तो उसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट है और उसमें क्या किया गया था। तो इसमें किया गया कि 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान किया गया। तो अब यूटी में दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा दी गई है, तो ये स्पेशल प्रोविजन किया गया कि दिल्ली में डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, और जो सदस्य चुन के जाएंगे तो यहाँ पे सीएम भी होंगे, और सीएम जो होंगे तो कुछ विषय भी उनको दिया गया है जिसपे वो कानून बनाएंगे। तो हर एक विषय पे लगभग कानून बनाते हैं, तो इसमें कुछ विषय दिया गया है जिसमें आप कानून नहीं बना सकते, तो वो भी हम देखेंगे इसमें। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया है। तो जैसा मैंने ऊपर बताया भाई कि प्रेसिडेंट एक प्रशासक नियुक्त करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। और यहाँ पे विधानमंडल का भी गठन होता है। तो आपको पता है कि विधानमंडल का भी गठन होता है। तो आप हमेशा देखते हैं कि जो उपराज्यपाल होते हैं और दिल्ली के जो सीएम है उनमें हमेशा लेके विवाद चलते रहता है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको उपराज्यपाल भी हम लोग बोल देते हैं। और संसद जो है वो राज्य सूची के लोक व्यवस्था
पुलिस और भूमि पर संसद कानून बनाएगी। बाकी विषय पे ये कानून बना सकते हैं, लेकिन जो लोक व्यवस्था है, पुलिस और भूमि है, तो इस पे संसद ही कानून बनाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और कुल इसमें विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो विधानसभा की हमेशा चुनाव में आप देखते ही हैं कि दिल्ली में जब पार्टियां प्रचार वगैरह करती हैं तो ये हमेशा 70 सीट लेके एग्जिट पोल वगैरह में भी तो ये सब आते रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता हो। और अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या है। तो मंत्रिमंडल की संख्या जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जैसा कि वहां पे प्रोविजन किया गया था कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं संसद में और स्टेट में, तो यहाँ पे प्रोविजन है कि 10% से ज्यादा नहीं हो सकती मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या। और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अन्य जो मंत्री होते हैं उनको सीएम की सलाह से नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति यहाँ पे। तो जैसा कि राज्यपाल करते, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट चुन रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्टेट में जो प्रोविजन है तो राज्यपाल चुनते हैं मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको ट्रैप में फंसाने का कोशिश किया जा सकता है। और सीएम जो है वो सभी कार्य ऊपर राज्यपाल के विवेक के अलावा दोनों में टकराव पर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति देखेगा और संवैधानिक विफलता में अपना शासन लागू कर देगा। तो आर्टिकल 356 के समान ही है। तो यहाँ पे जो जैसा कि वहाँ पे गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर थी, तो यहाँ पे उप राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। तो सीएम तो अपना काम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये संवैधानिक तरीके से नहीं चल पा रहा है इनसे, जो दिल्ली यूटी है इसका शासन प्रशासन, तो वहाँ पे 356 के समान होगा। ये 356 नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है, प्रेसिडेंट रूल के समान है, मतलब संवैधानिक विफलता पे लागू होगा ये। तो इतना प्रोविजन था। तो अभी जो संशोधन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 में, तो ये भी आपको जान लेना जरूरी होगा क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं। और वैसे भी जो राजधानी है तो उसके बारे में हमारा जान लेना और हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है राजधानी में और क्या क्या प्रोविजन है, ये सब नॉर्मली हम लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जान लेना आपको काफी फायदेमंद होगा। तो ये जो संशोधन हुआ है ये 1991 का वाला जो विधेयक है उसी में संशोधन हुआ है, जिस वजह से इनको लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी एक्ट के द्वारा, उसी एक्ट में संशोधन हुआ है। और आर्टिकल जो 239 डबल ए है, तो डबल ए में अगर कैपिटल में कोई भी अक्षर लिखा है किसी आर्टिकल में तो वो आप समझिए कि अपने आप में एक अनुच्छेद होता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसके तहत आर्टिकल 239 डबल ए के तहत दिल्ली का प्रावधान है, जो अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें डबल ए जोड़ा गया था दिल्ली के प्रोविजन के लिए। और कोई भी निर्णय दिल्ली के सरकार का राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। तो इसमें कर दिया कि अब कोई भी निर्णय दिल्ली सरकार को मतलब लागू करनी है या फिर लेनी है तो वो राज्यपाल से अनुमति लेंगे तभी जाके वो कर सकते हैं इसके बारे में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी को लागू करने का प्रयास है, ऐसा बोल रही है केंद्र सरकार की। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था दिल्ली को लेके, उसी को लागू करने के लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो ये भी हम देख लेंगे कि इस फैसले में बोला क्या गया था। तो उपराज्यपाल का आदेश मानना होगा। प्रोविजन में तो किया गया कि उपराज्यपाल का आदेश मानना होगा अभी, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि 2018 में आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बार बार राज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को उन्हें बतानी होगी सभी जानकारी। बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को उनको बतानी होगी जो भी जानकारी है, और राज्यपाल को मानना ही होगा। मतलब जो सीओएम बोलेंगे दिल्ली के, तो मेनली जो है कि वो लोग डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल है। तो पीपल जो डायरेक्टली चुनते हैं, डेमोक्रेसी में यही प्रोविजन होता है। तो उनको अधिकार होता है कुछ भी करने का या फिर जो लॉ वगैरह पास करने का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उपराज्यपाल को सीओएम की बात माननी ही होगी, लेकिन एक बार सरकार से सलाह ले लेनी होगी, उनको बतानी होगी, कम से कम जानकारी तो आप दे ही सकते हैं उनको। तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो फिर हुआ क्या कि दिल्ली गवर्नमेंट मन का करने लगी, फैसला लागू आदि के बाद बताती थी। तो ऐसा होने लगा कि जब फैसला लागू कर देती थी तब दिल्ली गवर्नमेंट बताती थी, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का वहां पे सपोर्ट मिल गया। और आर्टिकल 239(4) के तहत है कि उपराज्यपाल को प्रेसिडेंट को भेज सकता है कोई भी फैसला। तो जो सीओएम इनका फैसला लेगी दिल्ली गवर्नमेंट, तो अब राज्यपाल के पास तुम अनुमति के लिए या फिर उनको बताने भी नहीं जाओगे, तो वो उनको पता कैसे होगा कि कोई फैसला अभी तुम ले रहे हो, कौन सा फैसला उनको भेजना है प्रेसिडेंट के पास। उनको आए तब तो उनके पास भेजे वो। तो फैसला लागू करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट बताती थी या फिर नहीं भी बताती थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोली वो पहले सभी फैसला रोक देते थे, तो हमने बताना ही छोड़ दिया। तो अब इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने तर्क दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा मदद कर दिया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना तर्क दिया कि अब हम इनको नहीं बताना ही छोड़ दिए, क्योंकि
कोई भी चीजें उनसे बताने जाओ, फिर अनुमति लेने जाओ, जो भी करो, तो वहां पे वो रोक देते थे जो ऊपर राज्यपाल होते थे। तो इस वजह से हमने बताना ही छोड़ दिया। तो ये लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इन लोगों के बीच में। तो अब इसमें संशोधन करके यही कर दिया गया है कि अब सभी फैसले को बताना होगा ऊपर राज्यपाल से, सब कैसे कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट को यही लेके कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये संशोधन कर दिया गया कि अब कोई भी अगर फैसला आप करते हैं या फिर कोई भी नियम कानून ये सब, तो उनसे अब राज्यपाल को आपको बताना ही होगा उसके बारे में। तभी तो वो जाके प्रेसिडेंट के लिए कोई भी विषय कंजर्व कर सकते हैं, ताकि प्रेसिडेंट वहां पे देख सके और उसको निरस्त कर सके, जो राज्यों में जैसा वो करते थे वैसा कर सके यहाँ पे। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है। तो ये था दिल्ली जो एक्ट में संशोधन हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम देख लेते हैं इस टॉपिक में, नए राज्यों का गठन। तो ये मेंस का टॉपिक बनता है, इससे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो ये जान लेना आपको जरूरी होगा कि नए राज्यों का गठन सही है कि नहीं। क्योंकि हमेशा नए राज्यों का गठन के बारे में हमेशा न्यूज में चर्चाएं चलती रहती हैं कि इस राज्य को अब 2 भाग में कर देना चाहिए। चाहे जो भी राज्य है, चाहे कोई इलाका है, तो वो बोलते हैं हमें एक नया राज्य का हमको मिला के हम सभी को एक नया राज्य का गठन कर दो। तो ये सब लेके बहुत सारी न्यूज चलते रहती है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि नए राज्य का जो गठन होता है उसमें क्या प्लस पॉइंट होता है और क्या निगेटिव पॉइंट है, मतलब कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसके। तो ये हम देख लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे। तो अब हम इसमें प्लस पॉइंट में देख लेते हैं, शासन का सुगम संचालन होता है। तो अब मान लीजिए कि बहुत बड़े स्टेट हैं, जैसे यूपी जैसे स्टेट, तो काफी अपने आप में बड़े स्टेट हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे आप देखते हैं कि यूरोप में इतने छोटे छोटे देश हैं कि अगर हमारे एक छोटे से बिहार को मिला दिया जाए तो वहां पे एक देश ही बन जाते हैं। तो समझ लीजिए कि अब हमारे यहाँ पे इतने बड़े स्टेट हैं कि वहां पे यूरोप में एक देश हो सकता है और वो काफी डेवलप भी होते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि यहाँ पे एरिया काफी बड़ा है स्टेट का। तो इस वजह से जब छोटे पार्ट में टूटेगा तो काफी सुगमता से संचालन होगा वहां पे शासन प्रशासन का। क्योंकि अब जैसे यूपी जैसे स्टेट है तो उनको चलाने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि काफी बड़ा है और जनसंख्या भी ज्यादा है। तो इस वजह से बोला जाता है कि अगर स्टेट को छोटा किया जाए तो अब इफिशियंसी बढ़ जाती है उसमें, ये बोला। और दूसरा इसमें है कि कुछ क्षेत्र में विकास कुछ क्षेत्र में नहीं होता है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे कि बड़ा क्षेत्र है तो कुछ क्षेत्र में विकास हो पाता है, कुछ क्षेत्र में नहीं हो पाता है। और डेमोक्रेसी में यही है कि जहाँ पे जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है वहां पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि वहीं से मेनली उनको वोट मिलता है। तो जहाँ पे कम जनसंख्या होती है और कम सीटें होती है तो वहाँ पे लोग कम ध्यान देते हैं, नेता लोग। तो इस वजह से भी फायदा होगा अगर कि 2 हिस्से में कर दिया जाता है, तो कम जनसंख्या वाले का भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो अपना अलग से स्टेट में सरकार बनाएंगे। तो उनके लोग उनके नेता को चुनेंगे, तो वो लोग उनका देखभाल कर सकेंगे अच्छे से और अच्छे से ख्याल रखा जाएगा उनका। अब तीसरा इसमें फायदा होता है कि जो अलगाववाद होता है, उग्रवाद होता है, नक्सलवाद होता है, इसमें कमी आती है। क्योंकि मेनली ये सब यहीं से उठता है कि हमारे मतलब हमें अपना शासन का पावर दीजिए। इसी बात को लेके हमेशा ये सब जो है उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद ये सब उठते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट थे तो इन वजह से ज्यादा उस टाइम उग्रवाद वगैरह थे। तो जब आजादी मिली थी तो उसके बाद बहुत वो अस्थिर यूटी थे। तो यूटी में अभी हमने ऊपर बात भी किया, तो वहां पे कुछ इलाके शांत होने का ये भी कारण है कि हमने वहां पे स्वायत्ता दी है, स्टेट बनाया है उनको। तो यूटी से जब मेनली वहां के लोग अब चुन के जाते हैं असेंबली में वहां के, तो उन्हें अपनेपन का फील होता है कि हमारे शासन हम ही अपने पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सब चीजें कम हुई है वहां पे। और केंद्र की योजना भी पहुंचने में मदद होती है, क्योंकि अब छोटे इलाके होंगे और ज्यादा प्रशासक होंगे, देख रेख के लिए ज्यादा अधिकारी होंगे। तो इस वजह से केंद्र की जितनी भी योजना है वो अच्छे से वहां पे पहुंच पाती है और चल पाती है। क्योंकि बड़ा जो इलाका हो जाता है, बड़े जनसंख्या को देख पाना एक मुख्यमंत्री और उनके जो भी प्रशासन में मदद के लिए होते हैं और विधायक एमएलए, उनके लिए काफी कठिन होता है उतने बड़े जनसंख्या को देख पाना। मान लीजिए कि यूपी का जनसंख्या 22 करोड़ 23 करोड़ जनसंख्या है और पाकिस्तान का उतना है। तो पाकिस्तान में पूरे देश में उतने अधिकारी हैं, उतना यूपी में नहीं होंगे अधिकारी वगैरह। तो इस वजह से भी छोटा करने पे वहां पे योजना वगैरह अच्छे से चल पाती है। तो ये तो हम देख लिए, लेकिन अब यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं आखिर में इसका निगेटिव पॉइंट क्या होता है। क्योंकि आपको जब मेंस का आंसर राइटिंग करना होगा उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें देनी होती है। जिस चीज को अपने पक्ष में कहना चाहते हैं उसका ज्यादा पॉइंट देते हैं, अगर विपक्ष में कहना चाहते हैं तो उसका
कम पॉइंट देते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि नहीं राज्य का गठन करना सही नहीं है तो आप निगेटिव पॉइंट को ज्यादा देंगे और पॉजिटिव पॉइंट को 2-3 देंगे और निगेटिव पॉइंट को ज्यादा दे देंगे वहां पे। अगर आप बोलते हैं कि नहीं राज्य का गठन करना अच्छा है तो वहां पे आप पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा दे देंगे और निगेटिव पॉइंट को कम देंगे। तो ऐसे आंसर लिखा जाता है वहां पे। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इससे अधिक बोझ बढ़ेगा चुनावी कर्मचारी, तो सब बोझ, नया स्टेट बनाइएगा तो फिर अब उसमें नया सीएम, नया चुनाव, नया जितने प्रशासक अधिकारी हैं उतनी नियुक्त करनी पड़ेगी वहां पे। तो इससे बोझ बढ़ेगा, तो वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, काफी बजट वगैरह में भी दिक्कत होगी, पैसा की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स बहुत लगेंगे, तो ये खर्च यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब मेनली दोनों पॉइंट आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप अपने अनुसार जो पॉइंट चाहे वो लिख लेंगे वहां पे, क्योंकि हर एक पॉइंट का कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट होता है। तो दोनों चीजें आपको जानना काफी जरूरी हो जाता है। और ये जो है कि उस क्षेत्र में विकास कुछ में नहीं हो पाता, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो हर एक चीज 100% सही नहीं होती है, कुछ अपवाद रहते ही रहते हैं। तो ये पूर्ण सत्य नहीं है कि कुछ क्षेत्र में विकास होता है, कुछ क्षेत्र में विकास नहीं होता है। तो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहां से कम प्रतिनिधित्व आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संसद वहां पे कम देखभाल करती है। हमेशा बजट में देखिएगा तो बहुत सारा पैसा वहां पे भेजा जाता है। अब मेनली वहां पे करप्शन के वजह से पैसा पहुंच नहीं पाता, ये अलग बात है, लेकिन हर एक साल बजट से बहुत सारे पैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां से तो कम प्रतिनिधित्व आते हैं और वहां जनसंख्या भी बहुत कम है। तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन पूर्णतः नहीं। और पृथकतावाद को बढ़ावा मिल सकता है इसके लिए। तो अब मान लीजिए अब हर एक एरिया के लोगों का बात मान के अगर नया राज्य बनाने लगे तो अब अगल बगल के और राज्य बोलेंगे कि हमें मिला के नया राज्य बना दो। तो अब कुछ लोग भाषाई आधार पे मांगने लगेंगे कि राज्य बना दो, कुछ लोग बोलेंगे कि भाषाई आधार पे तो बना ही है लगभग, कुछ बोलेंगे हमारे जाति के आधार पे बना दो, कुछ बोलेंगे धर्म के आधार पे बना दो, कुछ बोलेंगे क्षेत्र के आधार पे बना दो, कुछ बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र है तो अलग बना दो। तो ये कितने भागों में बट जाएगा। तो ये पृथकतावाद को बढ़ावा देने वाला काम हो सकता है। तो जरूरी है तभी स्टेट में बांटना चाहिए, नहीं तो नहीं बांटना चाहिए। और ये कितने सारे जो कमेटियां बनी थी वो सुझाव दे भी चुकी हैं कि प्रशासनिक आधार पे राज्यों को बांटा जाए, लोगों के कहने पे और भाषाई आधारों पे ये सब पे नहीं बांटा जाए। तो वो तो उस टाइम विरोध प्रदर्शन हुए बहुत सारे, तो इस वजह से वहां पे बांटा गया स्टेट को। और चौथा है कि आतंकवाद बढ़ावा ताकि गठन हो। तो जब अब मान लीजिए कि अगर एक स्टेट बना देते हैं और दूसरे जब बोलते हैं तो वहां पे आप स्टेट नहीं बनाते हैं, तो वहां पे आतंकवादी, नक्सलवादी ये सब गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाएंगी कि नहीं हमारे मतलब स्टेट के क्रिएशन के लिए कि हमें स्वायत्तता दीजिए, हमारे लिए नई स्टेट बनाइए। तो ये सब के लिए वो लोग आतंकवादी गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में कर ही रहे नागा जो जनजाति, ये सब लोग कर ही रहे थे उग्रवाद आतंकवादी जैसा काम, ताकि वहां पे उन लोगों को नया स्टेट बनाया जा सके। तो अभी भी जो नागा जनजाति है तो वो लोग अभी भी बोलते हैं कि हमें अखंड नागा एक स्टेट बना के दीजिए, जिसमें से कुछ तो म्यांमार से भी उनका जो उनके जनजाति लोग हैं मतलब जाति के लोग, तो वो कुछ म्यांमार में भी रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि म्यांमार से भी उनको बुलाओ और जो हमारे देश में है उनको भी बुलाओ, और जो उनके अगल बगल में नागा जनजाति है उनके सारे एरिया को मिला के एक नागा राज्य बनाओ। अब हम मान लीजिए अपने इलाके से तो हम दे सकते हैं, लेकिन म्यांमार के इलाके से हम कहाँ से दे सकते हैं। तो इसमें ये भी चीजें उठती हैं। तो ये जब इंटरनल सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो नागा समस्याएं क्या है। और पांचवा है कि राज्य बंटवारा, फिर से भूमि, नदी, जल बंटवारा विवाद हो सकता है। तो अब मान लीजिए जो स्टेट को बांटिएगा तो अब एक चीजें तो उसमें बांटनी नहीं होंगी, उसमें नदी भी बटेंगे, जल बंटवारा होगा, प्रशासनिक बंटवारा होगा, तो बहुत सारी चीजें का बंटवारा होता है। उसमें ये भी लोग बोलता है कि कुछ एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं और अलग हो गए। तो वो बोलते हैं कि जिधर ज्यादा रिसोर्स है उधर उनको फायदा हो गया, इनको फायदा हो गया, बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ, नदी विवाद होगा, जल विवाद होगा। तो ये सब कारण बढ़ेंगे उसमें। तो ये सब चीजें भी इसमें आपको बतानी होगी। तो ये कंप्लीट आंसर होगा आपका। तो अब ये इतना चीज हम देख चुके हैं इसमें, तो यूटी में इतना चीजें काफी हैं आपके लिए। तो इसके बाद हम सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।